नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप में से किसी ने इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की जो अभी रिक्रूटमेंट आई है उसमें यदि अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईटीआई आधारित नॉन टेक की क्लासेज आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एनपीसीआईएल, नेवी ट्रेड्समैन, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2 सभी की प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉन टेक के प्रोवाइड है। आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेवी ट्रेड्समैन के लिए क्लासेज बीच में शुरू की थी, लेकिन अब से रेगुलर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सके। नेवी ट्रेड्समैन का आपने सिलेबस देख लिया होगा, नहीं देखा है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आईटीआई बेस्ड जितने भी वैकेंसी आती है उसका सिलेबस प्रोवाइड करवाते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड में ताकि वो भी देख सके। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, आप सभी को मेहनत दिखाई दे रही होगी कितनी मेहनत मैंने की है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त ने वृद्धावस्था में जैन धर्म की दीक्षा ली। अब किससे दीक्षा ली, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। तो आप सभी को पहले की तरह ही बताएंगे आपको क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसके साथ महत्वपूर्ण आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित क्वेश्चन आया है तो आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त यानी कि कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है मौर्य वंश का संस्थापक है। तो इस लाइन को तो आपको घोट कर ही रखना है क्योंकि 10th लेवल का जीके जीएस आपको पूछा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है कौन था चंद्रगुप्त मौर्य, कब बना 326 ईसा पूर्व, किसको हराकर बना। तो मगध में जो पहले सिंहासन थे यानी कि सिंहासन पर जो बैठे थे धनानंद, उनको हराकर चंद्रगुप्त बने और किसकी सहायता से बने ये भी पूछा जा सकता है। तो अपने गुरु गुरु का नाम आप कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चाणक्य या फिर जिसे कौटिल्य कहते हैं, और उनकी ही पुस्तक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य चाणक्य। उनके आपके शिष्य थे चंद्रगुप्त जो धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक की या मौर्य राज्य की स्थापना की। आपको पता है मौर्य वंश का संस्थापक इन्हें माना जाता है। अब इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, उनके गुरु कौन थे। तो भद्रबाहु से इन्होंने वृद्धावस्था में जैन धर्म की दीक्षा ले ली, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए तिस कौन है। तो ये इसका पूरा नाम है मोगलीपुत्र तिस। तो मोगलीपुत्र तिस आपकी अशोक से संबंधित है और इनके बारे में आपको पता होगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि मोगलीपुत्र आपके ये तिस हैं, ये बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक शिव का उपासक था और फिर बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आ गई, या फिर बौद्ध धर्म स्वीकार किया अशोक ने तब उसके गुरु थे मोगलीपुत्र तिस। बिंदुसार कौन थे, तो चंद्रगुप्त के पुत्र थे या फिर अशोक के पिता थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक दो बातें बिंदुसार से संबंधित और पूछी जाती है कि यूनानी जो आपकी यूनानी लेखक है वह बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं या किस नाम से बुलाते हैं या क्या कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कहते हैं, वो है आपकी अमित्रोचेट्स। लिख कर ही बता देता हूं मैं, अमित्रोचेट्स के नाम से आप इसको बिंदुसार को बुलाया जाता है और वो भी यूनानी राजदूत के द्वारा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आई होप आपने 4 से 5 नए क्वेश्चन जरूर सीखे होंगे। भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की। आई होप ये क्वेश्चन आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ रखा होगा। तो इस टॉपिक से संबंधित आपको एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। ये मेरी ड्यूटी बनती है या कर्तव्य बनता है कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाए। अब देखिए अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किया था, यानी कि अभिलेख लिखता था। और आपको एक दो अभिलेख उसके याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो मैं आपको बताऊंगा। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का यानी कि
कारूबाकी उसकी रानी का नाम था, उसका भी जिक्र मिलता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है और आपको पता है। हाथी गुम्फा अभिलेख पूछा जाता है, उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंद शासक करता था या नंदराज शासक करता था। ये किस अभिलेख के अनुसार हम कह सकते हैं? तो उसका नाम है हाथी गुम्फा। टाइप नहीं हुआ क्या? मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, उस अभिलेख का नाम था हाथी गुम्फा अभिलेख के द्वारा हम आपको ये पता लगता है कि उस समय नंदराज कलिंग पर शासन करता था। और भी इम्पोर्टेंट है, कभी और आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो ITI बेस्ड सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो और नॉन टेक उसमें बना दूंगा। अभी आपको यही ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। महेंद्र कौन था और संघमित्रा कौन थी? तो महेंद्र और संघमित्रा आपकी अशोक के पुत्र और पुत्री थे। और महेंद्र के बारे में ये लिखा हुआ मिलता है कि अशोक को जब श्रीलंका के शासक ने अपने राज्य सिंहासन पर या दूसरे राज सिंहासन पर जब उसका राज तिलक था तब बुलाया था, तब अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बोधि वृक्ष देकर वहां भेजा था या श्रीलंका गया था बोधि वृक्ष लेकर अशोक का पुत्र। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की बात की जा रही है कि स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। यदि आप ITI बेस्ड किसी भी एग्जाम में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो एक DRDO एंड UPPCL TG2 नाम की प्लेलिस्ट है, देख लीजिए। पूरा नॉन टेक का निचोड़ उसमें मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ज़्यादा प्रोवाइड करवाता हूँ मैं, तो आप देख लीजिए। इसकी मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करवा देता हूँ। पहले तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन आपके सामने प्रकट कर दूं मैं। ऑप्शन ये देख लीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। 1885 में इसकी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये आपको नोट कर लेना, स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किसने की? तो शॉर्ट में सब याद रखते हैं, A.O. व्योम उसका नाम था। ये उसको आपको नाम याद रखना है, इसने स्थापना की। लेकिन A.O. व्योम का पूरा नाम भी तो कुछ होगा ना, वो भी याद कर लीजिए। एलेन ओक्टोवियम व्यूम, एलेन ओक्टोवियम ह्यूम, ये उसका नाम था। तो आपको ध्यान रखना है कब की? 1885 में की। ये आपको स्थापना ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लेकिन इस कांग्रेस की स्थापना से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है 28 दिसंबर 1885 का व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। कब हुआ? सब पूछते हैं। 28 दिसंबर 1885 को पहली बार हुआ था। किसने अध्यक्षता की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने अभी तक लाइक जरूर कर दिया होगा। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ? तो यानी कि पास का क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कब इसकी सिफारिश की गई, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 1917, 1919, 1922 और 1928। सभी इसका राइट आंसर कर देंगे 1919। लेकिन अब मैं आपको डिटेल इसके बारे में बता दूं, जो दो चार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर बार रोलेक्ट एक्ट से संबंधित, वो भी आपको याद होने चाहिए। पहले तो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि 1917 में ऑप्शन नंबर ए जो है उसके अकॉर्डिंग 1917 में सिडनी रोलेक्ट, ये किसी का नाम है, अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम है। 1917 में सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की और उसकी सिफारिश पर, अब आपको डेट भी याद रखनी है, डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेट है आपके 17 मार्च 1919। 17 मार्च 1919 को सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में जो एक समिति गठित हुई थी, उसका जो आपका आयोग था उसने रोलेक्ट एक्ट को पास किया था। ये पूरी डेट है, इस दिन पास हुआ था। इस कानून को नए वकील, नए दलील और नए अपील का कानून भी कहा जाता है या फिर काला कानून भी इसे कहा जाता है। ये आपको 4-5 बातें याद रखनी है, इतनी काफ़ी होती है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर सभी को पता चल गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको क्या करना है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके जरूर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदनगुप्त। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे नॉर्मल है, लेकिन ये चारों जब आप पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यहाँ तक तो आंसर आपको पढ़ लेना है। अब एक दो और बातें पूछी जाती है, वो चंद्रगुप्त से संबंधित। चंद्रगुप्त प्रथम वाला है ये, और ये आपके स्कंदनगुप्त, ये कुमारगुप्त। पहले तो आपको ये ध्यान कर लेना है कि ये चंद्रगुप्त है वो मौर्य वाला नहीं है, ये गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम है। और इसके बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी, और इसने गुप्त संवत चलाया था। एक संवत चलाया था जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। किसने चलाया था आपको पता होना चाहिए। 319 ईस्वी में। कब चलाया था? 319 ईस्वी में गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त, इसका तो यही क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसके बारे में दो तीन और क्वेश्चन है कि आदर्श इसका क्या था? समुद्रगुप्त का आदर्श क्या है? विजय और एकीकरण, यानी कि हर युद्ध में विजय और अपने राज्य का विस्तार करो या सभी राज्यों को अपने राज्यों में मिला लो। ये एकमात्र ऐसा राजा है, यानी कि मैं इन ऑप्शन में से बता रहा हूँ, एकमात्र ऐसा राजा है जो कभी युद्ध नहीं हारा था। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा राजा जो कभी भी युद्ध नहीं हारा था। और ये इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार है कि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा था। और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ये वीणा वादक था या फिर संगीत में निपुण था, उसकी आकृति वीणा बजती हुई है, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। लेकिन समुद्रगुप्त के पास शक्तिशाली सेना थी, जिसकी वजह से वो कभी युद्ध नहीं हारा था। कुमारगुप्त के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुमारगुप्त का पूरा नाम है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है आपकी कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इतना बस आपको ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद यही शासक बना था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि स्कंदनगुप्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कंदनगुप्त एक ऐसा राजा है जो बड़ा पुत्र यानी कि ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। और जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदनगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य, जो पहले आए थे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके द्वारा जो निर्माण की गई थी सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। यानी कि आपको यहाँ दो बातें पढ़नी है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका जीर्णोद्धार यानी कि पुनः मरम्मत वाला काम किसने करवाया? तो ये स्कंदन गुप्त था जिसने करवाया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश के बारे में चार ऑप्शन दे रखे हैं, नागभट्ट, दंती दुर्ग, श्रीगुप्त, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। 736 ईस्वी में, 736 ईस्वी में किसने की थी? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि किसने की थी आपकी? नागभट्ट ने किस स्थापना की थी, किस वंश की? या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। नागभट्ट प्रथम लिखिए पूरा नाम, उसने की थी। और 725 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश इसका नाम पड़ा था, ये भी ध्यान रखना है। श्रीगुप्त है जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त वाला अभी जो क्वेश्चन पड़ा है, उस गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। और समुद्रगुप्त श्रीगुप्त का पोता था, या प्रपुत्र लिखा हुआ है, यानी कि पड़पोता था। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि श्रीगुप्त के बाद बना था आपके चंद्रगुप्त, और उसके बाद समुद्रगुप्त। तो आपको ध्यान रखना है, बीच में एक गायब भी है, तो इतनी आपको डिटेल पढ़ लेनी है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, इतना आपके लिए काफ़ी है। इस क्वेश्चन का आपके ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरंदर की संधि कब हुई? अब इतिहास पढ़ेंगे तो ये आपको वर्साई संधि,
पुरंदर संधि, इलाहाबाद संधि, ये आपको संधियाँ पढ़नी पड़ेगी। तो इस संधि को भी आप जरूर याद कर लीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जो एनिमेटेड किए हुए हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर शायद आप ऑप्शन निकाल सकते हैं या आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो आप कहेंगे जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग ध्यान रख लीजिए 1665 है। उसके बाद किसके बीच हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शिवाजी आपको ध्यान रखना है, शिवाजी और किसके बीच, जय सिंह के बीच, राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई और शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जय सिंह को दिए। फिर 1966 की भी एक घटना ध्यान रखनी है। 1966 में शिवाजी राजा जय सिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं हुआ। ये बात ध्यान नहीं रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि जून 1965 में आपकी शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी को 23 किले उनको देने पड़े जय सिंह को, और आपकी 1666 को शिवाजी के प्रयासों से, आपकी जय सिंह के प्रयासों से शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। 4-5 बातें ध्यान रख लिया करो, क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और क्लास खत्म हो गई है, यानी कि काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जेके ITI मंत्रा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI बेस्ड नॉन टेक यहाँ आपको मिलता है। साथ ही लाइक शेयर की उम्मीद आपसे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए।